हाँ ठीक है। तो आज हम टीपी में सेक्शन आगे से करेंगे। कल हमने किया था, कहाँ तक किया था, 65 तक किया था। 65 में एक जो पहले मैंने सेक्शन बताया था 60B, उसमें बताया कि दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है, उनको पेश करवाने का अधिकार होता है। किसका होता है? बंधककर्ता का होता है। जिसमें गलती से मैंने बोल दिया था कि बंधक ग्रहीता उसके खर्चे चुकाएगा, जबकि दस्तावेजों को पेश करवाएगा, निरीक्षण करवाएगा, तो इन सब का खर्चा किसके द्वारा दिया जाएगा? बंधककर्ता के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आज अपन देखते हैं 65 से 65 विवक्षित संविदाएं हैं। यानी एक बंधक होता है तो उसके साथ में कौन कौन सी ऐसी संविदाएं हैं जो उसके साथ में और भी बंधककर्ता विवक्षित हो जाती, इंप्लाइड संविदाएं हो जाती हैं। तो अपने को इसमें सिर्फ 2-4 बातें पॉइंट ही याद रखने हैं। क्या है? सबसे पहले होता है कि वो विवक्षित संविदाएं यानी वो कहता है कि जो हित बंधककर्ता द्वारा बंधक ग्रहीता को अंतरित किया गया है, वो हित उस बंधककर्ता का ही था। यानी जो बंधक दे रहा है, ए बंधक करता है बी के पास, बंधक ग्रहीता के पास, कि मैं अपनी ये जमीन आपके पास बंधक करता हूं, तो वो हित यानी वो ये इम्प्लाइड संविदा कॉन्टेक्ट करता है कि ये हित मेरा ही था, इसे जिसे मैं अंतरित आपको कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी इम्प्लाइड संविदा ये करता है कि वो बंधक ग्रहीता के हितों की प्रतिरक्षा करेगा। यानी कोई थर्ड व्यक्ति आके कहता है कि ये तो इसको आपने बंधक नहीं रखा है या इसके पास, तो वो बंधक ग्रहीता के हितों की प्रतिरक्षा करेगा। यानी जो हित ए ने बी को ट्रांसफर किए हैं उसकी प्रतिरक्षा करने का कॉन्टैक्ट भी या इम्प्लाइड रूप से वो कॉन्टैक्ट कौन करता है? बंधक करता ही करता है। थर्ड कह रहा है कि बंधक के चालू रहने से दौरान जो भी कब्जा, मान लो बंधककर्ता के पास ये सादा बंधक है और उसमें जो भी खर्चे लगेंगे प्रॉपर्टी के जो भी खर्चे लगेंगे वो किसके द्वारा चुकाए जाएंगे? वो बंधककर्ता के द्वारा चुकाए जाएंगे। तो 3 बातों की वो इम्प्लाइड संविदा करता है। किस बात की करता है? पहले कि वो हित मेरा ही था, दूसरा बंधक ग्रहीता के हितों की प्रतिरक्षा करेगा, तीसरा जो खर्चे लगे हैं, जो प्रभार लगे हैं, वो सब चुकाने का की इम्प्लाइड संविदा जिम्मेदार कौन होता है? बंधककर्ता होता है। ठीक है, ये 3 बातें होती। और अगर उस जमीन या जिसको वो बंधक कर रहा है उस पे कोई सरकारी प्रभार भी बाकी है, माने गवर्नमेंट को कुछ पैसे चुकाने बाकी हैं, तो वो चुकाने की ड्यूटी किसकी है? बंधककर्ता की होगी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी के जो स्वामित्व से रिलेटेड जो भी मालिकाना हक या टाइटल से रिलेटेड जो भी परिरक्षण करना है, पट्टा बनवाना है या डॉक्यूमेंट्स बनवाने, जो भी खर्चा है वो करने का किसका अधिकारिक कर्तव्य होगा? बंधककर्ता का होगा। ठीक है, पूर्विक बंधकदार, अगर उस प्रॉपर्टी पर और भी कोई पहले से ही कोई बंधक है कि अन्य किसी व्यक्तियों के पास उस प्रॉपर्टी को बंधक किया हुआ है, तो उन पूर्विक बंधकदारों को भुगतान करने की वो जिम्मेदारी लेगा कि मैं पहले उनको भुगतान कर दूंगा। ये होता है, ये विवक्षित संविदाएं या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें जुड़े हुए होते हैं। इसको स्पष्ट रूप से बंधक विलेख में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो क्वेश्चन बनता नहीं है। लेकिन ये 2-4 पॉइंट्स हैं जिनको अपने को याद रखना है कि भाई इसके साथ में और क्या क्या बातें जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब आता है 65A। सेक्शन 65A ये कह रहा है बंधककर्ता की पट्टा करने की शक्ति। ये कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसके पास में है? बंधककर्ता के पास में ही है। अभी तक वो प्रॉपर्टी किसके पास में है? बंधककर्ता के पास में है, और उसने उसका कब्जा बंधकदार को नहीं दिया है। तो बंधककर्ता को ये अधिकार है, ये उसकी पावर है कि वो उस संपत्ति को पट्टे पर भी दे सकता है। क्या कर सकता है? उस संपत्ति को पट्टे पर दे सकता है। तो उस जो बंधककर्ता पट्टे पे देता है उससे बंधकदार भी आबद्ध होगा। ठीक है,
यानी वो उससे बाउंड हो जाएगा कि इसने इस प्रॉपर्टी को पट्टे पर दे दिया है। अब वो प्रॉपर्टी पट्टे पे दी जाती है तो वो कैसे दी जाएगी? पट्टे पे है, सॉरी पहले बंधक की हुई है लेकिन इसका कब्जा बंधककर्ता के पास में है। बंधककर्ता के पास में कब्जा है तो फिर वो उसको आगे पट्टे पर भी दे सकता है। क्यों दे सकता है? मैंने कहा कि विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में से किसी हित का अंतरण करता है वो। तो बंधक में तो किसी एक हित का अंतरण करता है और पट्टे में उपभोग का अंतरण करता है। ठीक है, तो वो उस प्रॉपर्टी को पट्टे पर भी दे सकता है। तो पट्टे पे कैसे देगा? इसका सेकंड पॉइंट ये कहता है कि पट्टे पे वहां की स्थानीय जो भी रूढ़ी या जो प्रथा है उसके मामूली अनुक्रम में उसे पट्टे पर दिया जा सकता है। ठीक है, पट्टे पर दिया जा सकता है। अब आ रहा है कि जब मान लो पट्टे पे दिया तो उसमें कोई अग्रिम प्रीमियम की राशि या कोई भाटक या कोई वचन नहीं दिया गया, पहले से उसका कोई वचन नहीं दिया गया, तो वहां पर किसके पास में ये आरक्षित रहेगा? बंधककर्ता के पास में ही आरक्षित रहेगा। हित है जो बंधककर्ता के पास में रहेगा। ठीक है, किसी भी पट्टे में नवीनीकरण के लिए प्रसंविदा अंतर्वष्ट नहीं होगी। कोई भी पट्टा किया जा रहा है, अगर पहले से प्रॉपर्टी बंधक में है और फिर उसका पट्टा किया जाता है तो वहां उस पट्टे की संविदा में नवीनीकरण यानी उस पट्टे को रिन्यू की बात उस पट्टे की संविदा में नहीं डाली जाएगी। ठीक है, और हर पट्टा, ऐसा जो भी पट्टा किया जा रहा है वो प्रभावी कब से होगा? जिस तारीख को पट्टा किया जा रहा है उस तारीख से 6 महीने के बाद में, जिस तारीख को पट्टा किया जा रहा है उस तारीख से 6 महीने के बाद में वो प्रभावी होगा। सॉरी, 6 महीने तक ही प्रभावी होगा। अगर बंधक है प्रॉपर्टी और फिर उसका पट्टा किया जा रहा है तो वो पट्टा यानी 6 महीने तक का ही पट्टा किया जा रहा है। और अगर वो प्रॉपर्टी क्या है, निर्माण वाला है, मान लो कोई निर्माण के दशा में पट्टा है, कोई भूमि है और उस पे निर्माण हो रहा है तो वो 3 वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टा किया जाएगा। ठीक है, सिंपल पट्टा है तो 6 महीने, और अगर कोई भूमि ऐसी है जिसपे निर्माण किया जाने के लिए कोई पट्टा है तो वो 3 वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टा किया जाएगा। इसके साथ में उस पट्टे की संविदा में रिवोकेशन यानी पुनः प्रवेश की शर्त भी उसमें डाली जा सकती है। पुनः प्रवेश यानी अगर पट्टेदार किसी पट्टे की जो संविदा होती है उसमें कोई शर्त है और उसका उल्लंघन करता है तो वापस रिवोकेशन यानी पट्टे का प्रतिसहन करने का अधिकार भी पट्टाकर्ता अपने पास आरक्षित रख सकता है। पट्टे का रिवोकेशन करने या उसका प्रतिसहन करने का अधिकार भी अपने पास आरक्षित रख सकता है। ठीक है, इसमें यही आ रहा है। फिर आता है 66, सेक्शन 66 कि कब्जा रखने वाले बंधककर्ता द्वारा दुर्व्यवहार, यानी बंधककर्ता अगर कोई प्रॉपर्टी जिसके पास में, बंधककर्ता के पास में कोई प्रॉपर्टी है जिस कब्जा बंधककर्ता के पास में है, अगर वो क्या है उसको क्षति नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लाइन ये दी हुई है कि बंधक संपत्ति पे कब्जा रखने वाले बंधककर्ता द्वारा संपत्ति को क्षय होने देने के लिए वो बंधकदार के प्रति प्रतिदायी नहीं है, यानी जिम्मेदार तो नहीं है। अगर क्या वो अपनी ही प्रॉपर्टी में जानबूझ के नुकसान करेगा क्या? और अगर उसकी गलती से उस प्रॉपर्टी में कुछ लॉस हो जाता है तो हानि हो जाती है या उसके मूल्य में कमी हो जाती है तो वो बंधकदार के प्रति जिम्मेदार नहीं है, उसके प्रति लायबल नहीं है, प्रतिदायी नहीं है, उसके प्रति लायबल नहीं है। हक, मालिकाना हक उसका है, वो तो क्या है, बंधक कर रहा है, सिर्फ मॉर्गेज कर रहा है। अगर उसकी खुद की प्रॉपर्टी में कोई नुकसान होता है तो इसके लिए उसकी गलती से हो जाता है तो इसके लिए वो बंधकदार के प्रति जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। परंतु
परंतु बंधककर्ता अपनी प्रॉपर्टी में या ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो कि बंधक धन, यानी जो बंधक धन के लिए जो प्रतिभूति के रूप में जो प्रॉपर्टी रखी गई है उसको प्रतिभूति को अपर्याप्त कर दे, अपर्याप्त कर दे। यानी मान लो 5 लाख के ए के पास कोई जमीन थी और उसने बी के पास बंधक कर दी और बी से क्या है 5 लाख रुपए ले लिए, 5 लाख लिए तभी तो प्रतिभूति के तौर पे बी के पास जमीन रखती। अब उसने वो अपनी जमीन में मतलब कुछ नुकसान हो जाता है या कोई एग्रीकल्चर लैंड है उसमें अब वो बंजर हो जाती है, उसके मूल्य में कोई कमी हो जाती है, तो इसके लिए वो बंधकदार के प्रति जिम्मेदार तो नहीं है, लेकिन बंधककर्ता ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा कि उस जमीन का मूल्य 5 लाख से कम हो जाए। ठीक है, यानी वो प्रतिभूति को कम नहीं करेगा किसी भी दशा में। ठीक है, अब प्रतिभूति अपर्याप्त कब मानी जाएगी? स्पष्टीकरण दिया हुआ है, जहां बंधक संपत्ति का मूल्य शोध रकम से 1/3 तक होना चाहिए। मान लो 5 लाख तक की है तो 5 लाख का 1/3 तक का उस जमीन का मूल्य रहना चाहिए, तब तक वो प्रतिभूति पर्याप्त मानी जाएगी। अगर 1/3 से कम हो गया उस जमीन का मूल्य तो प्रतिभूति अपर्याप्त मान ली जाएगी। और अगर वो संपत्ति निर्माण है कोई, तो वहां उसका मूल्य आधा रहना चाहिए। 5 लाख है, मान लो कोई निर्माण वाली प्रॉपर्टी थी, उसका कब्जा बंधककर्ता के पास में था और वो उसमें कुछ गलती से, उसकी कमी से या उसके किसी कार्य से उसमें हानि हो जाती है, तो निर्माण है तो वहां 5 लाख मान लो उसने पैसे उधार लिए बी से, तो उसका 2.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए वो किसी भी दशा में। अगर कम होती है इसके लिए फिर वो प्रतिभूति अपर्याप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये कि कब्जा रखने वाले बंधकदार द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जो बंधक धन की प्रतिभूति को अपर्याप्त कर दे। ठीक है, ये इसमें कह रहा है। अब 67 बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 और 67 अपन दोनों ही साथ में पढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है इसमें, आरजेएस में भी आता है और इसमें भी आता है। ठीक है, तो आरजेएस में ये पूछ लिया जाता है कई बार कि मोचन का अधिकार किसका है? बंधककर्ता का है। और फोरक्लोजर या पूर्वबंध का अधिकार किसका है? बंधक ग्रहीता का होता है। ठीक है, बंधक ग्रहीता का होता है। अब ये बंधक ग्रहीता का क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में इसमें देखें तो अगर कोई तत्प्रतिकूल संविदा नहीं है बंधककर्ता और बंधकदार के दोनों के बीच में कोई तत्प्रतिकूल संविदा नहीं है, बंधक धन शोध्य होने पर, यानी जिस तारीख को भुगतान करने का वचन दिया गया था या बंधक विलेख लिखा गया था, उस तारीख तक बंधककर्ता भुगतान नहीं करता है, तो वहां पर बंधक ग्रहीता को, बंधकदार को यह अधिकार है कि बंधककर्ता के भुगतान करने से पहले, मान लो आज तारीख उसने कहा 1 जनवरी 2021 को मैं भुगतान कर दूंगा, 1 जनवरी 2021 बीत चुकी। अब वो मान लो बंधककर्ता 5 या 7, 10 जनवरी को आके भुगतान करना चाहता है, तो उससे पहले बंधकदार बंधक धन के भुगतान करने से पहले, मोचन के लिए डिग्री दी जाने से पहले या कोई भी अन्य दशा में, मतलब वो पहले रोक देता है कि अब तारीख बीत गई, बंधक धन शोध्य हो गया, इस तारीख को भुगतान करना था बंधककर्ता को, वो भुगतान नहीं करता, तो बाद में बंधकदार का ये अधिकार है कि बंधक धन भुगतान करने से पहले, मोचन के लिए वाद लाने से पहले, वो उसके मोचन के अधिकार को क्या है? रोक दे। मोचन के अधिकार को पूर्ण रूप से, आत्यंतिक रूप से रोक दे। तो ये जो वाद लेके आएगा, मोचन के अधिकार को रोकने के लिए जो वाद लेके आएगा वो होता है पूर्वबंध का वाद।
पूर्वबंध का वाद। इसमें साथ में वो यह भी वाद ला सकता है कि उसकी संपत्ति को विक्रय कर दिया जाए। क्या किस दो वाद लेके आ सकता है वो? या तो पूर्वबंध का वाद लेके आ सकता है या उसकी संपत्ति को विक्रय कर देने के लिए भी वाद ला सकता है। तो जहां मोचन के अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त करने का जो वाद लेके आता है वो वाद होता है पूर्वबंध का वाद। यानी बंधक करता अब वापस टाइम बीत गया, टाइम बीतने के बाद में आके मोचन नहीं कराए या न्यायालय से मोचन का वाद ना लाए, उससे पहले वो क्या करता है, बंधकदार पूर्वबंध का वाद लेके आ जाता है कि भाई अब ये मोचन कराने नहीं आए, टाइम बीत गया, तो अब ये प्रॉपर्टी मेरे पास ही रह जाए। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि इस धारा की कोई भी बात इन 3-4 चीजों पर लागू नहीं होते। यानी ये कह रहा है वैसे तो पूर्वबंध का वाद बंधकदार लेके आ सकता है, लेकिन ये 4 कंडीशन ऐसी है, 4 अपवाद है, ठीक है, जहां पे बंधकदार पूर्वबंध का वाद नहीं ला सकता, जहां पर बंधकदार पूर्वबंध का वाद नहीं ला सकता। फर्स्ट नेगेटिव में दी हुई बात कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और विलक्षण बंधक के अलावा, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और विलक्षण बंधक के अलावा अन्य कोई भी बंधक है, वहां पर बंधकदार पूर्वबंध का वाद नहीं ला सकता है। ठीक है, क्या बात थी कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और विलक्षण बंधक के अलावा, सशर्त मतलब इनमें इन 2 बंधक में ही वो पूर्वबंध का वाद लेके आएगा। बाकी जो भी बंधक हैं वहां पर बंधकदार को पूर्वबंध का वाद लाने का अधिकार नहीं है। वैसे ही इसमें एक बात और है कि भोग बंधक के अलावा कोई भी भोग बंधक में कोई भी भोग बंधक है, वहां वो क्या कर सकता है, विक्रय के लिए वाद संस्थित नहीं कर सकता। बाकी की जो वाद है वहां पर तो क्या विक्रय कराने के लिए वाद संस्थित कर सकता है, लेकिन जो भोग बंधक है वहां वो विक्रय के लिए वाद संस्थित नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट में जो फर्स्ट अपवाद है उसमें दोनों ही बात आ गई कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और विलक्षण बंधक के अलावा अन्य कोई बंधक है तो वहां पर वो पूर्वबंध का वाद, बंधकदार पूर्वबंध का वाद नहीं ला सकता। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में देखें तो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और विलक्षण बंधक में पूर्वबंध का वाद ला सकता है। और भोग, सेकंड पॉइंट इसी में आता है कि भोग बंधक का जहां भोग बंधक है वहां वो विक्रय कराने का वाद, बंधक संपत्ति को विक्रय कराने का वाद संस्थित नहीं कर सकता। सेकंड अपवाद कि जहां बंधककर्ता की संपत्ति बंधकदार उसके न्यासी या उसके एलआर विधिक प्रतिनिधि की हैसियत से धारण किए हुए है। प्रॉपर्टी बंधकदार के पास ही है, लेकिन वो बंधकदार की हैसियत से नहीं है, बल्कि कौन सी हैसियत से है, या तो वो उसका ट्रस्टी है या वो उसका विधिक प्रतिनिधि है। इन 2 हैसियत में से किसी एक हैसियत से अगर बंधककर्ता की प्रॉपर्टी को धारण किए हुए तो वहां वो पूर्वबंध का वाद दायर नहीं कर सकता। थर्ड अपवाद आता है कि जहां बंधक संपत्ति क्या है, कोई नहर है, रेल है या अन्य कोई सकर्म है जिसका कायम रहना जनता के लिए हितबद्ध है, जिसका कायम रहना जनता के लिए लाभदायक है, वहां पर बंधकदार ना ही पूर्वबंध का वाद संस्थित कर सकता है, ना ही उसे विक्रय कराने का वाद संस्थित कर सकता है। यानी नहर, रेल या अन्य कोई सकर्म,
जो जनता के हित के लिए कायम रहना आवश्यक है, उसका वहीं बना रहना आवश्यक है। तो वहां बंधकदार ना तो पूर्वबंध का न ही विक्रय का वाद संस्थित कर सकता, दोनों ही वाद संस्थित नहीं कर सकते। चौथा अपवाद यह आ रहा है कि बंधक धन के भाग मात्र में, मान लो बंधक संपत्ति 5-7 जनों की है, 5-7 जनों का उसमें हित है और उसमें हितबद्ध कोई एक व्यक्ति है, कोई एक ही व्यक्ति हितबद्ध, एक व्यक्ति अपने अपने हित का क्या है, हितबद्ध व्यक्ति को बंधक संपत्ति में वाद संस्थित करने को प्राधिकृत करती है। मान लो कोई बंधक संपत्ति ऐसी है जो बंधक की हुई है और उसमें कोई हितबद्ध व्यक्ति ऐसा है, कोई अन्य व्यक्ति भी हितबद्ध है, तो वो उसके लिए वाद संस्थित कर सकता है कि भाई मेरी संपत्ति तो क्या छुड़वा दो। वो तब तक छुड़वा नहीं सकता जब तक कि बंधकदारों ने उसके हितों को क्या विभक्त नहीं कर दिया। मान लो कोई एक प्रॉपर्टी है, 10 व्यक्तियों की प्रॉपर्टी है और उन 10 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों या 4 व्यक्तियों ने क्या उस संपूर्ण प्रॉपर्टी को बंधकदार के पास में बंधक रख दी। अब वो 10 में से कोई एक व्यक्ति, 10वां व्यक्ति या 9वां व्यक्ति आके कहता है कि भाई मेरे हित या मेरा जितना अंश है उसको छुड़वा दो, ठीक है, छुड़वा दो, या तत्समय समय वाद संस्थित करने के लिए प्राधिकृत हो सकता है वो। लेकिन कब? जब जिसके पास बंधक रखी हुई है उसने बंधक के अधीन उनके हितों को विभक्त ना कर दिया। तो यहाँ पर जब तक बंधकदार द्वारा उसके हितों को या उनके अंश निर्धारित या उनके हित बंटवारा नहीं कर दिए गए हो, तब तक कोई भी व्यक्ति जिसका हित है वो वाद संस्थित नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आता है 67। सिंपल सी बात है कि जहां पर बंधकदार ने कई एक ही बंधककर्ता द्वारा एक व्यक्ति है ए है और उसने 2 या 2 से अधिक बंधक मतलब 5-6 प्रॉपर्टियों का बंधक अन्य व्यक्ति के पास में कर रखा है, तो वहां पर वो क्या है, उन्हें छुड़वाने के लिए बंधकदार कई बंधकों के आधार पर वाद लाने तक का बाबत होगा। ये मान लो ए है और उसने 2 या 3 प्रॉपर्टियों का बंधक क्या है, बी के पास में कर रखा है, 2, 3, 4 प्रॉपर्टियों का बंधक बी के पास में कर रखा है। बंधक अब वो भुगतान करता नहीं है, ए भुगतान करता नहीं है, तो वो क्या करता है, बी जिसके पास बंधकदार क्या करता है, बी कि उन सब प्रॉपर्टियों के लिए अगर कोई कांटेक्ट उनके बीच में नहीं है तो वो उन सब के लिए साथ में एक वाद संस्थित कर सकता है कि भाई ये भुगतान कर नहीं रहा, इन सब बंधकों के लिए वो एक बंधक धन शोध्य हो गया और ये भुगतान कर नहीं रहा, तो सबको मिला के जॉइंट में एक वाद ला सकता है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि पहले उसने बंधक किया उसके लिए वाद लाए, फिर दूसरे बंधक के लिए वाद लाए, फिर तीसरे के लिए, ऐसा करना जरूरी नहीं है, वो सबको जॉइंट में करके एक वाद ला सकता है। ठीक है, अब आता है 68 सेक्शन 68 कह रहा है कि अब बंधकदार है यहाँ पर कि वाद कब ला सकता है। कोई भी बंधक की जब संविदा होती है मॉर्गेज की, तो बंधककर्ता का ये ड्यूटी हो जाती है कि वो बंधक जितनी तारीख को उसने कॉन्ट्रैक्ट में बंधक विलेख में लिखा है कि मैं इतनी तारीख को भुगतान कर दूंगा, अगर वो भुगतान नहीं करता है तो वहां पर क्या है, बंधकदार वाद ला सकता है, बंधकदार वाद ला सकता है। तो इसमें 68 में कुछ दशाएं बताई है, कुछ कंडीशंस बताई है कि इन दशाओं में वो वाद लाने का बंधकदार का अधिकार होता है। इन दशाओं के अलावा वो किसी और कंडीशन में वाद नहीं लेके आ सकता है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट आता है कि उस बंधककर्ता ने बंधक धन का भुगतान करने के लिए अपने आप को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध कर लिया है। कहाँ पर करता है व्यक्तिगत रूप से आबद्ध? सादा बंधक में, कि जहां उसने कब्जा भी नहीं दिया
और व्यक्तिगत रूप से आबद्ध हो जाता है कि मैं इतनी तारीख को आपको भुगतान कर दूंगा। और एक और बंधक है, कहाँ पर करता है वो व्यक्तिगत रूप से वचनबद्ध, अंग्रेजी बंधक में, जहाँ कब्जा भी देता है और ये व्यक्तिगत रूप से वचनबद्ध हो जाता है कि मैं इस निश्चित तारीख को भुगतान कर दूंगा। ठीक है, तो वहां पर अगर वो उस व्यक्तिगत रूप से आबद्ध हुआ और उस तारीख को भुगतान नहीं करता तो बंधकदार के पास ये अधिकार है कि वो उसके विरुद्ध वाद संस्थित कर सकता है। सेकंड आता है कि जहां पर दो बातें ध्यान से सुनना है इसमें, कि बंधककर्ता या बंधकदार के किसी सदोष कार्य से, व्यतिक्रम से भिन्न किसी, मान लो इन दोनों ने, ना तो बंधककर्ता ना बंधकदार के कार्य से कोई गलती नहीं हुई है, किसी भिन्न व्यक्ति के द्वारा, थर्ड पर्सन के द्वारा बंधक संपत्ति, ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो कि बंधक संपत्ति या तो क्या है पूर्णतः या भागतः नष्ट हो जाती है। यानी ना बंधककर्ता और ना ही बंधकदार ने ऐसा कोई काम किया, बल्कि थर्ड पर्सन ने ऐसा कोई काम किया जिससे बंधक संपत्ति या तो पूर्णतः पूरी या उसका कोई भाग नष्ट हो गया और जिससे क्या है प्रतिभूति अपर्याप्त हो गई, और जिससे प्रतिभूति क्या हो अपर्याप्त हो गई, जो धारा 66 के अंतर्गत अपर्याप्त बताई थी। कितनी थी? सामान्य है तो 1/3 से कम हो गई, और अगर कोई निर्माण है तो वह आधी से अधिक कम हो गई, तो वो अपर्याप्त मानी जाती है। और अपर्याप्त हो जाने पर भी क्या है, होने पर वो बंधककर्ता उस अपर्याप्त प्रतिभूति के लिए क्या है, प्रतिभूति अपर्याप्त हो गई और वो उसके लिए भुगतान या उसके लिए श्योरिटी नहीं दे पाता। यानी जहां पे प्रतिभूति अपर्याप्त हो गई, प्रॉपर्टी कम हो गई, जितना पैसे 5 लाख रुपए उधार दिए बी ने 5 लाख ए को उधार दिए, अब जो प्रॉपर्टी है उसका मूल्य तो 1 लाख रुपए रह गया, तो वहां पर बी को यह अधिकार है कि वो ए के विरुद्ध वाद संस्थित कर सकता है। थर्ड पॉइंट ये कि बंधकदार अपनी पूर्ण प्रतिभूति या उसके किसी भाग में क्या है, बंधककर्ता के किसी कार्य द्वारा, बंधककर्ता के कार्य या व्यतिक्रम के कारण क्या हुआ, वंचित हो गया। प्रतिभूति जो उसके पास प्रॉपर्टी रखी हुई थी, उसमें जो प्रतिभूति थी वो क्या है, बंधककर्ता के किसी, यहाँ पे गलती कौन कर रहा है, बंधककर्ता कर रहा है, उसके किसी कार्य के कारण क्या प्रतिभूति अपर्याप्त हो गई, तो वहां पर बंधकदार को अधिकार है वो बंधककर्ता के विरुद्ध वाद संस्थित कर सकता है। ठीक है, फिर आता है डी, चौथा पॉइंट, कि कब्जा नहीं होने देने पे, मतलब बंधकदार बंधक संपत्ति पे कब्जा प्राप्त करने का हकदार है, लेकिन बंधककर्ता या उसके बंधककर्ता के हक के अधीन कोई दावा रखने वाला व्यक्ति या उसके बंधककर्ता से वरिष्ठ हक रखने वाला कोई व्यक्ति क्या है, बंधकदार का कब्जा होने नहीं देता, या तो स्वयं बंधककर्ता कब्जा नहीं होने देता, या बंधककर्ता से वरिष्ठ हक रखने वाला, उससे बेहतर हक रखने वाला कोई व्यक्ति है और उस पे कब्जा, वो बंधक संपत्ति पर बंधकदार का कब्जा होने नहीं देता, यानी उसको कब्जे से वंचित किया जाता है, कब्जा कराने में उसको वंचित किया जाता है, तो वहां बंधकदार बंधककर्ता के विरुद्ध वाद संस्थित कर सकता है। तो एक एक पॉइंट लिखना है इसमें। ठीक है, परंतु आ रहा है इसमें, एक परंतु आ रहा है कि जहां व्यक्तिगत रूप से वचनबद्ध हुआ, कहां पर, ए पॉइंट में, कि वो मैं भुगतान कर दूंगा और भुगतान करता नहीं है, तो वहां पर वो स्वयं ए ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से वचनबद्ध हुआ और वो ए कहता है मैं भुगतान कर दूंगा। अब ए भुगतान नहीं करता है, तो वहां पर बी जो वाद लेके आएगा वो ए के विरुद्ध ही लेके आएगा, ए के एलआर यानी ए के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध बी वाद नहीं ला सकता। ठीक है, बी वाद नहीं ला सकता, यानी जो व्यक्तिगत रूप से वचनबद्ध हुआ था उसी के विरुद्ध वाद लाया जाएगा, ना कि उसके एलआर के
विरुद्ध नहीं लाया जाएगा। ठीक है, फिर आ रहा है कि जहां बंधकदार अपने प्रतिभूति, पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसमें 5 पॉइंट है, सॉरी 4 पॉइंट है और एक परंतु है। इन 4 पॉइंटों को एक एक शब्द लिखना है अपने को, कि ए पॉइंट में क्या लिखना है, व्यक्तिगत वचनबद्ध होता है वो। बी पॉइंट में अपर्याप्त प्रतिभूति हो रही है थर्ड पर्सन के कारण, अन्य व्यक्ति के कारण की गलती के कारण। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ रहा है कि प्रतिभूति अपर्याप्त हो रही है किसकी गलती से, बंधककर्ता की गलती से। प्रतिभूति अपर्याप्त हो रही है किसकी गलती से, बंधककर्ता की गलती से हो रही है। फोर्थ आ रही है कि बंधककर्ता या उससे बेहतर हक रखने वाला कब्जा होने नहीं देता या कब्जे से उसे वंचित करता है, बंधकदार को कब्जे होने देने से वंचित करता है, तो वहां पर वो वाद संस्थित कर सकता है। ठीक है, ये 4 चीजें याद रखनी अपनी। और परंतु में ये याद रखना है कि जहां व्यक्तिगत रूप से वचनबद्ध हुआ है बंधककर्ता, तो वहां पर बंधकदार बंधककर्ता के LR विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध वाद संस्थित नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आता है विक्रय। 69 में विक्रय कराने की शक्ति कब विधि मान्य होती है। एक मैंने जहां अंग्रेजी बंधक बताया था उसमें बताया भी था कि अंग्रेजी बंधक में बंधक ग्रहीता को ये उपचार प्राप्त है कि वो न्यायालय की अनुमति के बिना ही बंधक संपत्ति को विक्रय करवा सकता है। ठीक है, तो अब विक्रय कराने की शक्ति कब होती है कि बंधकदार को या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति जो कार्य करने वाला है, निम्नलिखित तो पॉइंट है उनमें उसको न्यायालय की अनुमति के बिना ही बंधक संपत्ति को क्या है, विक्रय कराने की पावर है। लेकिन कब कराएगा, जब बंधककर्ता ने भुगतान नहीं किया है, जब बंधकदार को वाद करने का अधिकार है, जिन कंडीशंस में वो वाद कर सकता है उसी कंडीशन में वो क्या कर सकता है, जो मान लो व्यक्तिक्रम हुआ, पर्याप्त है, प्रतिभूति अपर्याप्त हुई या कब्जा नहीं होने दिया, उन्हीं कंडीशन में वो उस संपत्ति को क्या विक्रय भी करवा सकता है, लेकिन न्यायालय की अनुमति के बिना विक्रय करवा सकता है। अब कि कहां पर वो न्यायालय की अनुमति के बिना विक्रय करवा सकता है। फर्स्ट पॉइंट आता है कि जहां बंधक अंग्रेजी बंधक है, मैंने पहले भी बताया कि जहां बंधक अंग्रेजी बंधक होता है वहां पर वो न्यायालय की अनुमति के बिना बंधक ग्रहीता को उपचार है कि वो उस संपत्ति को विक्रय करवा सकता है। इसमें एक बात और है कि दोनों ही पक्षकार यानी बंधककर्ता और बंधकदार हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध नहीं होने चाहिए, यानी अन्य कोई धर्म के होने चाहिए। और राज्य सरकार द्वारा अगर कोई राज्य सरकार ने बता दिया कि इस जाति, पंथ या धर्म या जाति, जनजाति, वर्ग का है, तो वो भी क्या है, इसमें छूट प्राप्त होगा, यानी वो नहीं है, इस जाति, धर्म, पंथ के नहीं है, तो वो वहां पर न्यायालय क्या है, किसी अन्य धर्म के हैं, तो फिर वो अंग्रेजी बंधक है दोनों पक्षकारों के बीच में, तो वे न्यायालय की अनुमति के बिना उस बंधक संपत्ति को विक्रय करवा सकते हैं। सेकंड आ रहा है कि जहां बंधक विलेख में अभिव्यक्त रूप से ये शक्ति प्रदान कर दी गई है, बंधक विलेख में ये शक्ति प्रदान कर दी गई है कि आप न्यायालय की अनुमति के बिना बंधक संपत्ति को विक्रय करवा सकते हो, परंतु जहां पर बंधकदार कौन होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, यानी ए पक्षकार को पैसे चाहिए और वो अपनी संपत्ति सरकार के पास में, बंधकदार कौन, सरकार है, और वहां पर उस बंधक विलेख में लिख दिया गया है कि हाँ न्यायालय की अनुमति के बिना विक्रय करवाया जा सकता है, तो वो विक्रय किया जा सकता है। सेकंड आ रही है सेकंड तो बंधकदार सरकार है। थर्ड आ रहा है कि जहां पर बंधक विलेख में अभिव्यक्त रूप से ये लिख दिया गया है कि न्यायालय की अनुमति के बिना ही बंधक संपत्ति विक्रय की जा सकती है, लेकिन वो नगर कौन कौन से होने चाहिए,
कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, यानी ये तीन नगर या कोई अन्य नगर जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी कर दे कि इस नगर में स्थित कोई भी बंधक है और बंधक विलेख में लिख दिया गया है कि न्यायालय की अनुमति। पॉइंट याद नहीं करने, ज्यादातर इसको बस इतना याद करना है। फर्स्ट अंग्रेजी बंधक, सेकंड जहां बंधकदार सरकार है, जहां बंधकदार सरकार है, और वो बंधक विलेख में शर्त ये लिख दी जानी चाहिए कि न्यायालय की अनुमति के बिना इसे विक्रय करवाया जा सकता है। थर्ड आ रहा है वो शहर जहां पर बंधक किया जा रहा है, बंधक विलेख में लिख दी गई कि न्यायालय की अनुमति के बिना विक्रय करवाया जा सकता है। अब ये दूसरा जो पॉइंट है ये कह रहा है कि न्यायालय की अनुमति के बिना विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि, यानी जब तक कि बंधककर्ता न्यायालय की अनुमति के बिना विक्रय तब तक नहीं करवाएगा जब तक कि वो मूलधन के शोध्य हो जाने की सूचना, सबसे पहले वो सूचना तो देगा बंधककर्ता को कि भाई मूलधन शोध्य हो गया, आप भुगतान करो। पहले सूचना देगा बंधककर्ता को कि आज ये तारीख होगी, आप भुगतान करो। और सूचना की तामील होने की दिनांक से 3 महीने के भीतर वो भुगतान नहीं करता है, बंधककर्ता भुगतान करने में व्यतिक्रम करता है, डिफॉल्टर रहता है 3 महीने तक, कि सूचना कर दी, उसको सूचना भेज दी कि आपका बंधक धन शोध्य हो गया, भुगतान करो। सूचना की तामील हो गई और तामील होने से 3 महीने तक वो डिफॉल्टर रहता है, भुगतान करता नहीं है, तब वो न्यायालय की अनुमति के बिना विक्रय करवा सकता है। सेकंड पॉइंट कि जहां पर बंधक धन से कुछ ब्याज की रकम है, ब्याज भी तो उससे मिलता है, किसको, बंधकदार को मिलता है। अगर वो ब्याज की रकम 500 रुपए से कम है, तो वो 500 रुपए से अधिक है और शोध्य हो जाने, मान लो ब्याज की राशि 500 रुपए है से अधिक हो गई, 600 या 700 रुपए हो गई, और शोध्य हो जाने उसको सूचना दे दी कि ब्याज इतना ड्यू हो गया, आपका इतना शोध्य हो गया। शोध्य होने की सूचना की दिनांक से 3 महीने तक भी वो ब्याज की राशि भी जमा नहीं कराता है, बंधकदार को भुगतान नहीं करता है ब्याज की राशि, तो वो न्यायालय की अनुमति के बिना क्या कर सकता है, वो विक्रय करवा सकता है। थर्ड पॉइंट इसमें आ रहा है कि जहां उसने न्यायालय की अनुमति के बिना बंधक संपत्ति को बेच दिया, विक्रय करवा दिया। विक्रय करवाने से अगर कोई क्रेता खरीदता है जिसको सम्यक रूप उसने गुड फेथ में खरीदा, उसको क्रेता ने गुड फेथ में खरीदा और उसने कोई भी तात्विक त्रुटि या नहीं बरती है, मतलब उसने जांच पड़ताल करने के बाद में उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया, और खरीदने के बाद में अगर उसे कोई क्षति होती है, क्रेता को कोई क्षति हो गई, नुकसान हो गया, तो मान लो वो बंधक करता, प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं होने देता या कुछ भी नहीं होना, तो क्रेता को नुकसान हो जाता है। बंधक संपत्ति विक्रय कराई न्यायालय की अनुमति के बिना, और क्रेता ने गुड फेथ में और जांच पड़ताल करने के बाद प्रॉपर्टी खरीद ली, और क्रेता को अगर कोई नुकसान हो जाता है तो फिर वो नुकसानी या नुकसान की प्राप्ति करने के लिए नुकसानी प्राप्ति का वाद दायर कर सकता है क्रेता, ठीक है, इसको ये उपचार प्राप्त होता है। फिर इसमें आ रहा है कि बंधकदार विक्रय। अब इस चौथा पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि मान लो उसने बंधकदार ने न्यायालय की अनुमति के बिना बंधक संपत्ति को विक्रय करवा दिया, और विक्रय कराने के बाद में उसे जो आगम प्राप्त होती है, यानी विक्रय की जो राशि प्राप्त होती है, वो उसको संदाय कैसे करेगा या उसका समायोजन कैसे करेगा। तो वो सबसे पहले जो विक्रय कराने में जो खर्चे लगे हैं, जो खर्चे या जो प्रभार लगेंगे, पहले उनको भुगतान करवाएगा। फिर
उसको जो बंधक धन शोध दे है वो अपने पास में रखेगा। और अगर उसके बाद में कोई राशि बचती है, मान लो प्रॉपर्टी 5 लाख के लिए बंधक धन पे रखी गई और उसने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, बेचने के बाद में 8 लाख रुपए उससे विक्रय की जो आय प्राप्त होती है, सकल आय उससे 8 लाख रुपए प्राप्त होते हैं बंधकदार को। फिर वो 8 लाख में से सबसे पहले उस विक्रय कराने में मतलब 25,000 30,000 जो भी खर्चा लगता है, विक्रय कराने में जो खर्चा प्रभार लगे पहले सबसे पहले वो भुगतान किए जाएंगे। उसके बाद में 5 लाख रुपए जो बंधक धन की जो राशि है वो भुगतान की जाएगी। बंधक धन की राशि में ब्याज सम्मिलित होता है। उसके बाद में अगर कुछ राशि बची है तो वो क्या है, उस किसको देगा, वो उसकी राशि अवशिष्ट राशि बंधकदार बंधक संपत्ति के जो हकदार व्यक्ति हैं, यानी बंधक करता या उनसे जो वरिष्ठ हक बेहतर हक या वरिष्ठ हक जो भी रखने वाला है उनको रसीद दे देगा, विक्रय की रसीद दे देगा और जो भी राशि है वो न्यायालय में जमा करा देगा। ये डायरेक्ट बंधककर्ता को भी भुगतान कर सकता है। पांचवा जो पॉइंट है सेक्शन 69 का पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि इस धारा 69 की और 69A की कोई भी बात, या तो 69 और 69A की विक्रय कराने या रिसीवर अपॉइंट करने की कोई भी बात 1 जुलाई यानी टीपी के लागू होने से पूर्व लागू नहीं अप्लाई नहीं की जा सकती। मान लो 1830 में कोई प्रॉपर्टी बंधक थी तो वहां पर ये लागू नहीं होगी। ये वाली बातें क्यों नहीं लागू होगी, क्योंकि इसका 5वां क्लोज कह रहा है 69 का कि 69 और 69A की कोई भी बात 1 जुलाई 1882 से पूर्व की शक्तियों पर लागू नहीं होती। ठीक है, तो ये बात याद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर कोई पूछ ले तो ये बात याद रखनी है कि 69 ये वाद लाने का अधिकार और विक्रय कराने का अधिकार और रिसीवर अपॉइंट कराने का वाद 1 जुलाई 1882 से पूर्व बंधकदार को प्राप्त नहीं था। फिर आता है 69A रिसीवर की नियुक्ति। रिसीवर मान लो बंधकदार को लगता है कि बंधककर्ता संपत्ति का सही उपयोग नहीं कर रहा, या उसको लगता है कि वो प्रतिभूति की राशि बंधक धन की जो प्रतिभूति की राशि है उसे अपर्याप्त कर देगा, तो वहां पर 69 विक्रय कराने के अधिकार का प्रयोग करने वाला है। यानी 69 में कब वो विक्रय करा सकता है, वही बंधकदार को अधिकार है कि वो बंधक संपत्ति या उसके किसी भाग की आय को, या तो कोई प्रॉपर्टी है बंधक संपत्ति या बंधक संपत्ति से होने वाली आय को क्या है सुरक्षित रखने के लिए रिसीवर अपने द्वारा उसके लिए वो क्या रिसीवर अपॉइंट करवा सकता है, रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। या तो उसे लगता है कि बंधक संपत्ति या बंधक संपत्ति से होने वाली आय को क्या है बंधककर्ता दुर्व्यय कर रहा है या नाश कर रहा है या नष्ट कर रहा है या अल्प कर रहा है, तो वो अपने द्वारा हस्ताक्षरित अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित लेख द्वारा लिखित में क्या है वो रिसीवर अपॉइंट करवा लेता है, या तो खुद लिख देता है कि रिसीवर अपॉइंट करो या अपनी ओर से किसी और को कह देता है कि रिसीवर अपॉइंट करवाया जाए, पावर दे देता है। अब रिसीवर कौन व्यक्ति होगा, तो सेकंड पॉइंट यह रहा है कि जो व्यक्ति रिसीवर के रूप में कार्य करने के लिए बंधक विलेख में नामित कर दिया जाएगा कि अगर कभी स्थिति आती है रिसीवर की तो ये व्यक्ति रिसीवर के रूप में काम करेगा। रिसीवर क्या होता है वो अपन सिविल प्रक्रिया संहिता में पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं, ऑर्डर 40 में। रिसीवर की वही शक्तियां पावर सारी यहाँ पर वही रिसीवर की आएगी। ठीक है, तो अब रिसीवर सबसे पहले बंधक विलेख में लिख लिया जाता है कि ये व्यक्ति
रिसीवर के रूप में काम करेगा और उसे तभी बंधकदार द्वारा नियुक्त किया जाएगा जब वो उसके लिए कार्य करने के लिए योग्य भी हो और रजामंद भी हो। योग्य भी हो और रजामंद हो तभी उसे रिसीवर के रूप में कार्य करने के लिए बंधक विलेख में दर्ज किया जाए। और यदि कोई व्यक्ति नामित नहीं किया, बंधक विलेख में उल्लेख नहीं किया कि कौन व्यक्ति बंधक रिसीवर नियुक्त होगा, या कोई नियुक्त किया गया था लेकिन बाद में वो क्या है अयोग्य हो गया, या रजामंद कह देता है कि नहीं मैं तो नहीं बनूंगा रिसीवर, या तो क्या अयोग्य हो गया, या वो रजामंद नहीं हो, काम करने के लिए रजामंद नहीं हो। पहली बात तो क्या है अयोग्य हो गया हो या रजामंद नहीं हो, थर्ड या वो मर गया हो। अब कौन काम करेगा? तो फिर रिसीवर के रूप में बंधकदार ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा, बंधकदार ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जिसके लिए बंधककर्ता भी रजामंद या तैयार या सहमत होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट कि बंधक विलेख भी दर्ज कर लिया जाता है कि ये व्यक्ति रिसीवर के रूप में काम करेगा। अब बंधक विलेख में या तो दर्ज नहीं किया, नाम उल्लेख नहीं किया, या उल्लेख कर दिया, वो अयोग्य हो गया, रजामंद नहीं रहता या मर गया, तो फिर कौन बताएगा? तो फिर बंधकदार किसी भी व्यक्ति को रिसीवर के रूप में अपॉइंट कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बंधककर्ता भी रजामंद होना चाहिए, सहमत होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति रिसीवर के रूप में काम कर सकता है। दोनों की सहमति से ही रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है। अगर दोनों किसी एक व्यक्ति के लिए सहमत नहीं हो पाते, दोनों अगर किसी एक व्यक्ति के लिए सहमत नहीं हो पाते तो बंधकदार न्यायालय में आवेदन करेगा, बंधकदार न्यायालय में आवेदन करेगा कि रिसीवर नियुक्त किया जाए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जो न्यायालय उपयुक्त समझे उसे रिसीवर नियुक्त किया जाए। तो रिसीवर किसी भी समय न्यायालय फिर रिसीवर को, जो सक्षम व्यक्ति होता है उसे न्यायालय रिसीवर अपॉइंट कर देता है। तो 3 नियुक्ति कौन करेगा? फर्स्ट तो बंधक विलेख में लिख दिया जाएगा, बंधक विलेख में नहीं लिखा या जहां लिखा वो अयोग्य हो गया, रजामंद नहीं है या मर गया है, तो फिर बंधकदार किसी ऐसे व्यक्ति को रिसीवर के रूप में अपॉइंट करेगा जिसके लिए बंधककर्ता भी सहमत होना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि अगर वो सहमत नहीं होते दोनों पक्षकार किसी एक व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त करने के लिए, फिर बंधकदार न्यायालय में आवेदन करेगा कि रिसीवर नियुक्त किया जाए। न्यायालय उपयुक्त व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त करता है। नियुक्त हो गया रिसीवर। अब नियुक्त होने के बाद में कोई रिसीवर न्यायालय में आवेदन दे देता है, स्वयं लिखकर हस्ताक्षरित साइन करके कह देता है कि मैं अब रिसीवर नहीं रहना चाहता, कोई हेतु दर्शित कर देता है या कोई रीजन बता देता है कि भाई मैं अब रिसीवर नहीं रहना चाहता, तो न्यायालय ने जिस रिसीवर को लगाया वो न्यायालय उसी रिसीवर को हटा भी सकता है। ठीक है, रिसीवर का पद खाली होने पर उसकी पूर्ति इस उपधारा के अनुकूल ही की जाएगी। मान लो एक बार रिसीवर लगाया और फिर वो उसने कह दिया कि मैं तो रहना नहीं चाहता या कोई रीजन बता देता और वो हट जाता है, फिर उसका पद वापस खाली हो जाता है। रिसीवर का लगाया वापस हट गया, वो पद खाली हो जाता है। अब फिर इस पद को कैसे भरेंगे? वैसे ही भरेंगे उपयुक्त धारा के उपबंधों के अनुसार, या तो क्या फिर बंधक विलेख में दर्ज होंगे या फिर बंधकदार अपॉइंट करेगा जिसे पर बंधककर्ता भी सहमत हो, फिर वही प्रोसीजर आ जाएगी। ठीक है, अब आता है थर्ड पॉइंट, नियुक्त तो किसने करवाया? बंधकदार ने अपॉइंट करवाया, या बंधकदार ने न्यायालय में आवेदन किया कि रिसीवर अपॉइंट किया जाए, लेकिन वो अभिकर्ता एजेंट किसका समझा जाएगा? थर्ड पॉइंट ये कह रहा है अपॉइंट चाहे किसी ने करवाया, बंधकदार ने, लेकिन वो अभिकर्ता एजेंट समझा जाएगा बंधककर्ता का।
ध्यान से सुना है कि वो रिसीवर एजेंट समझा जाता है, बंधककर्ता का रिसीवर एजेंट माना जाता है कि उसने अगर कोई भी काम गलत किया, रिसीवर ने कोई भी काम गलत किया तो उसके लिए बंधककर्ता अकेला ही उत्तरदायी माना जाएगा, बंधककर्ता अकेला ही उत्तरदायी माना जाएगा। चौथा पॉइंट ये कह रहे हैं कि रिसीवर को ये शक्ति है कि वो समस्त आय, यानी अब रिसीवर अपॉइंट हो गया तो वो सारी पावर आ जाती है जो सीपीसी के ऑर्डर 40 का रूल 1 का चौथा जो पॉइंट है, क्या है, वो संपत्ति की सारी आय को रक्षण, मतलब उसका अपन संरक्षण, जो सारी पावर, यानी वो सारी की सारी मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेता है और बयान करने का, उसको मांग भी कर सकता है, वसूली कर सकता है, बंधककर्ता या बंधकदार के नाम से वाद ला सकता है, निष्पादन करवा सकता है, किसी भी व्यक्ति को विधिमान्य रसीद दे सकता है, यानी वो सारे काम करेगा। यहाँ पर जो चौथा पॉइंट, वहां पर भी चौथा उसका क्या है, कर्तव्य बताए। यहाँ पर भी 69A का जो चौथा उपबंध है वो भी क्या बता रहा है, रिसीवर के कर्तव्य बता रहा है या उसके ड्यूटीज बता रहा है कि क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, फिर आ रहा है कि रिसीवर को धन देने वाले व्यक्ति को यह जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि रिसीवर की जो नियुक्ति हुई है वो विधि मान्य है या नहीं है। रिसीवर नियुक्त हो गया तो वो विधि मान्य ही माना जाएगा, यानी अगर जिस प्रॉपर्टी या जिस संपत्ति के लिए वो रिसीवर अपॉइंट हुआ है उस संपत्ति से कोई आय हो रही है, मान लो वो प्रॉपर्टी किराए पे दी है, तो किराएदार भुगतान करते समय ये नहीं देखेगा कि इस रिसीवर को पावर है, इसकी नियुक्ति विधि मान्य है या नहीं है, उसके देखने की ये पावर शक्ति नहीं है कि वो रिसीवर की नियुक्ति को देखे, नियुक्ति विधि मान्य है या नहीं है, वो देखने का उसका काम नहीं है। फिर छठा पॉइंट ये कह रहा है कि रिसीवर को जो पारिश्रमिक है वो कितना दिया जाएगा। यहाँ पे रिसीवर को ये हक है कि वो भी जो भी आय होती है उस आय में से 5% तक से अनधिक लिखा है, यानी 5% तक को के कमीशन को वो पारिश्रमिक के रूप में ले ले। नियुक्ति पत्र में लिखा होता है ऐसी दर, और ऐसी दर नहीं भी है तो कुल रकम का 5% तक की वो ले सकता है। जैसा न्यायालय रिसीवर, अगर न्यायालय ने बता दिया कि रिसीवर ये पारिश्रमिक लेगा तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो वो कितना लेगा, कुल संपत्ति की कुल जो आय होती है उसका 5% तक का वो लेगा। ठीक है, पारिश्रमिक के रूप में उसके प्रभार खर्चे जो भी है वो 5% तक की राशि ले लेगा। अब आ रहा है सातवां पॉइंट ये कह रहा है कि रिसीवर को बंधकदार द्वारा ऐसा कार्य करने के लिखित में निर्देश दे दिया गया, यानी ये अगर बंधकदार के पास कोई प्रॉपर्टी है और उसका बीमा कराना है, प्रॉपर्टी ऐसी है जो प्रकृतिशील हो, अग्नि बीमा कराना है या कोई भी बीमा कराना है, उसे लगता है कि प्रॉपर्टी की हानि हो सकती है, कोई इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, तो वो रिसीवर को कहेगा कि जो आय हो रही है इस प्रॉपर्टी से उसको उस राशि, उस जो आय हो रही है उससे क्या है, उस आय को बीमे के प्रीमियम के रूप में भरे। यानी वो कहेगा, बंधकदार को ये अधिकार है कि जिस प्रॉपर्टी को बंधकदार के पास में रखा गया है वो उसका बीमा करवा सकता है, तो वो कहेगा रिसीवर को कहेगा कि इस प्रॉपर्टी से जो आय हो रही है इससे आप इस प्रॉपर्टी का बीमा करवाओ, यानी जो प्रीमियम की राशि भरी जाती है वो रिसीवर द्वारा उस आय से भरी जाएगी। ठीक है, आठवां पॉइंट, अब क्या बीमा, 7वें पॉइंट में बीमा करवा दिया, 8वें पॉइंट में क्या है, बीमा धन प्राप्त हो गया। अब बीमा धन प्राप्त हो गया उसे, मान लो कुछ भी अग्नि बीमा या जिससे भी बीमा धन प्राप्त हो गया, अब बीमा धन को वो भुगतान कहाँ पे करेगा, बीमा धन प्राप्त हुआ तो वो उस धन का भुगतान कहाँ पर करेगा रिसीवर। सबसे पहले
कि उस बंधक संपत्ति पे पड़ने वाले कोई भी प्रभार, कर या जो भी उस पे टैक्स लग रहे हैं या जो भी सरकार को भुगतान करना है, जो भी ऋण है या उस पे जो भी भार है प्रॉपर्टी पे, उन सब का भुगतान बीमा धन से करेगा। ठीक है। सेकंड आ रहे हैं कि जहां पर बंधक से पूर्विकता मान लो कोई ऐसी राशि भी है जो बंधक से पूर्विक है, तो उस राशि प्लस उसपे जो ब्याज है उसका भुगतान भी बीमा धन की राशि से किया जाएगा। थर्ड पॉइंट आ रहा है कि अपने कमीशन के और बीमा जो भी प्रीमियम्स होते हैं उन सब के जो भी खर्चे लग रहे हैं वो सारे बीमा धन से भुगतान कर देगा रिसीवर। ये याद रखना है अपने को। सबसे पहले खर्चे जो भी मतलब भाटा किराया जो भी देना वो करेगा। सेकंड पॉइंट आ रहा है कि मूलधन बंधक रखने से पहले पूर्विकता कोई ब्याज है, कोई ऋण है, उनका भुगतान भी बीमा धन से जो राशि मिली है उससे करेगा। थर्ड आ रही है कि कोई प्रीमियम है, बीमा के और भी कोई प्रीमियम भरने हैं या कोई लिखित रूप में या उस प्रॉपर्टी को मरम्मत कराने में जो भी खर्चे लगे हैं वो बीमा धन से भुगतान किए जाएंगे। फिर बंधक के अधीन बंधकदार को जो ब्याज देना होता है वो भी बंधक बीमा धन से भुगतान किया जाएगा। फिर अगर कुछ बचता है, मूलधन के भुगतान, ब्याज के भुगतान सब हो गया और उसके बाद में भी अगर कुछ बचता है तो वह आय को हकदार कौन होगा? रिसीवर, जिसे नियुक्त किया है वो बंधक संपत्ति का जो अन्यथा हकदार होता है उसको दे देगा, यानी बंधककर्ता को दे देगा। बीमा धन करवाया, बीमा करवाया और उससे होने वाले सारे खर्चे भुगतान कर दिए, फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो बंधक संपत्ति के हकदार व्यक्ति यानी बंधककर्ता को फिर वो राशि बीमा धन अगर कुछ बचा है तो वो बंधककर्ता को भुगतान की जाएगी। आगे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है। फिर आता है 70, सेक्शन 70। सेक्शन 70 क्या कहती है? बंधक संपत्ति में अनुवर्ती। सेम पॉइंट अपन कहाँ पढ़ के आए थे? सेम पॉइंट अपन पढ़ के आए थे सेक्शन 63 में कि बंधक संपत्ति की तारीख के पश्चात यदि बंधक की तारीख के पश्चात बंधक संपत्ति में कोई अनुवर्ती होती है तो बंधकदार तत्प्रतिकूल संविदा न है तो अनुवर्ती का हकदार होगा। अंतर क्यों है इसमें? वहां तो 63 में तो कौन हो रहा है हकदार? बंधककर्ता हो रहा है कि बंधक के चालू रहने के दौरान अगर उस बंधक संपत्ति में कोई अनुवर्ती होती है तो बंधककर्ता हकदार होगा। क्यों? क्योंकि वो बंधक के चालू रहने के दौरान अनुवर्ती हो रही है और वो साधारणता होती है, नहीं सॉरी, वो बंधकदार के परिश्रम के कारण हो रही है। बंधकदार ने उस पर कुछ खर्च किया, माइंड लगाया या जैसे भी पैसे खर्च किए, उसके परिश्रम किया, जिसके कारण भी वर्दी हुई और उसका हकदार कौन बन जाता है? बंधककर्ता बनता है। लेकिन सेक्शन 70 कह रहा है कि बंधक की तारीख के पश्चात कोई उस बंधक संपत्ति में अनुवर्ती होती है तो उसका हकदार कौन होगा? बंधकदार होगा। यहाँ पे जो अनुवर्ती हो रही है वो प्राकृतिक कारणों से हो रही है, ये याद रखना। मेन अंतर क्या आ रहा है कि जब वहां पे 63 में जो अनुवर्ती हो रही है वो बंधकदार के परिश्रम से हो रही है, उसके लिए बंधककर्ता बंधकदार को भुगतान भी करेगा। लेकिन यहाँ पर जो अनुवर्ती हो रही है एक तो बंधक की अवधि के पश्चात हो रही है, बंधक की तारीख के पश्चात हो रही है अनुवर्ती, प्लस यहाँ पे जो अनुवर्ती होती है वो प्राकृतिक कारणों से हो रही है। इसमें उदाहरण भी लिखा है कि खेत जलोढ़ से भर जाता है। यहाँ पे बंधकदार कोई काम नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, ऑटोमेटिकली अगर उस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाती है बंधक की तारीख के पश्चात तो उसका हकदार बंधकदार होगा। ठीक है। फिर आता है सेक्शन
71 71 क्या कह रहा है कि बंधकित पट्टे का नवीनीकरण। ये एक सेक्शन पहले भी पढ़ के आए थे, कहाँ पढ़ा था? 64 में पढ़ा था अपन ने। दोनों सेक्शन 63 है और 64 है, ये भी यहाँ पर 70 और 71 है। तो 71 क्या कह रहा है कि बंधक संपत्ति कोई पट्टा है और बंधक कर्ता उस पट्टे का नवीनीकरण अभिप्राप्त कर लेता है। तो बंधक कर्ता क्या कर रहा है? उस पट्टे का नवीनीकरण करवा लेता है। तब बंधकदार तत्प्रतिकूल ना हो तो बंधक नए पट्टे को प्रतिभूति के प्रयोजनों के लिए हकदार होगा। 64 खोलते हैं अपन, सेक्शन 64 खोलते हैं तो वहां पट्टे का नवीनीकरण कौन करवाता है? बंधकदार करवा रहा है। तो हकदार कौन होता है? वहां बंधक कर्ता होता है। किस लिए होता है? मोचन कराने के लिए। मोचन जब भी कराता है तो वो मोचन के लिए उसका हकदार हो जाता है। पट्टे की बंधक संपत्ति पट्टा है, वहां पर भी पट्टे का नवीनीकरण कौन करवा रहा है? बंधक। 64 बता रही हूँ। बंधक पट्टे का नवीनीकरण कौन कराता है? बंधकदार कराता है। तो जब भी बंधक करता मोचन कराता है तो वो नवीनीकरण पट्टे का उसका हकदार हो जाता है, फायदे प्राप्त करने का, नवीनीकरण का। ठीक है। यहाँ 71 कह रहा है बंधक संपत्ति पट्टा है, पट्टे वाली है, बंधक कर्ता पट्टे का नवीनीकरण करवा रहा है। बंधक कर्ता पट्टे का नवीनीकरण करा रहा है। तो हकदार किसके लिए होता है? बंधकदार प्रतिभूति के प्रयोजनों की, श्योरिटी के प्रयोजनों के लिए उसका हकदार हो जाता है नवीनीकरण का। ठीक है। दोनों को विपरीत है पढ़ना और दोनों को साथ पढ़ेंगे। वहां मोचन के लिए बंधक कर्ता हकदार होता है, यहाँ प्रतिभूति के प्रयोजनों के लिए बंधकदार हकदार हो जा रहा है। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे का कल पढ़ेंगे अपन। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है और समझ नहीं आया तो बताएं।